नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम आज बात करेंगे कि चुनाव से पहले होने वाले वादे और उसकी हकीकत क्या है, और हम इसकी पड़ताल करेंगे कि कौन नेता आएगा, क्या क्या बोलेगा। एक साल तक यानी आने वाले 12 महीने तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ देश के पूरे जो माहौल है वो चुनावमय रहेगा। उसकी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है नवंबर में और 3 राज्यों में, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। तो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आना शुरू हो गया है। खास करके केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह का दुर्ग में दौरा हुआ और एक आम सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने 2024 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनज़र पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह की सरकार पर भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में वामपंथी उग्रवाद था, अब पीएम मोदी की सरकार में एक बस्तर के थोड़े से क्षेत्र को छोड़ दें तो इसको खत्म करने का काम किया है। अब यहाँ हमको एक बात समझना पड़ेगा कि जो ये वामपंथ है, क्या ये केवल छत्तीसगढ़ तक है? तो हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का बालाघाट है वो वामपंथ की चपेट में है, भंडारा गढ़चिरौली महाराष्ट्र का वो वामपंथ की चपेट में है, उड़ीसा का जो एरिया जंगल का इलाका वो वामपंथ की चपेट में, आंध्रा वामपंथ की चपेट में। तो बहुत सारे राज्य हैं, इधर हम झारखंड, बिहार। तो ये कोई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की अकेली समस्या नहीं है, और ये जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो ये विरासत में ये वामपंथ मिला। पर हम ये देखते हैं कि वो जो वहाँ पर अलग अलग जगह सुरंगें बिछी हुई हैं जिससे कि आए दिन कभी ना कभी जो नक्सली हैं वो घटना को अंजाम देते हैं, और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेता भी उसमें मारे गए, बहुत सारे जवान भी मारे जाते हैं। पर ये अगर नक्सलवाद की हम बात कर रहे हैं तो ये केवल किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, और अगर हम देखें तो पिछले सालों की तुलना में ये घटनाएं कम हुई हैं। ये बात अलग है कि इसमें लोग मर रहे हैं, और इसके समग्रता को लेकर, इसके निर्मूलन को लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए वो अभी पूरी केंद्र सरकार के स्तर पर या जो कमेटी होनी चाहिए पूरे राज्यों की, वो उस तरह से नहीं हुआ है। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे जनता जो जागरूक हुई है तो वो कहीं ना कहीं नक्सली प्रभाव से अपने को मुक्त कर रही है। अब अमित शाह जी ने कहा है कि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो घोटाले और वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इसने शराबबंदी की बात कही थी, पर अब तक ये जो है शराब की होम डिलीवरी कर रही है। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भूपेश सरकार ने चढ़ा लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में 13,000 से ज़्यादा शिशु मारे गए हैं, 1,000 किसानों ने आत्महत्या की है। पीएम मोदी की सरकार ने 61 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का काम किया, मतलब 92 लाख मीट्रिक टन धान, और 74,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिया, जबकि राज्य सरकार ने सिर्फ 12,000 करोड़ दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार केंद्र में थी, सिर्फ 74,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को भेजा, जबकि मोदी सरकार ने 9 साल में 3 लाख करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ को दिया। इस तरह गृह मंत्री ने जो है एक सभा में 2023 और 24 में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के भाजपा के पक्ष में अपनी बात कही। दरअसल ये बात महत्वपूर्ण है कि जो छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट भले ही भाजपा के पास है, लेकिन विधानसभा के नज़रिए से देखा जाए तो ये कांग्रेस का एक प्रकार से गढ़ है। इस संभाग में आने वाली 20 सीटों में 18 पे कांग्रेस का कब्जा है। इस क्षेत्र में पार्टी के दिग्गज नेताओं की पूरी फौज आती है। इसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, रविंद्र चौबे हैं, मोहम्मद अकबर जैसे नाम हैं। इस क्षेत्र की अहमियत को समझते हुए ही अमित शाह जैसे बड़े नेता ने, भाजपा ने यहाँ पर उनकी सभा आयोजित कराई, और उन्होंने भाषण में जो बातें कही वो दरअसल सरकार पर एक प्रकार से वो अटैक कर रहे थे। भाजपा जो है इस बार भी राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी। इस बार वो राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए मैदान में उतार सकती है। हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जिस तरह से रामलला का मंदिर बन रहा है,
जिस तरह की तैयारी हो रही है, हमने खुद अयोध्या जाकर उसकी रिपोर्ट भी की थी और बताया था कि किस भव्यता के साथ, और ये लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगा। और बहुत संभव है कि हो सकता है कि मोदी जी इस बार बनारस से, जैसे उन्हें गंगा ने बुलाया था, अब हो सकता है कि वो अब अयोध्या जाएं और भगवान राम के बुलावे पे वो अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमियों के लिए जनवरी 24 में ये खोला जाएगा और देश भर के लोग जो है वो राम लला के दर्शन करेंगे। तो ये एक प्रकार भाजपा जो है, ये जो कि राम का कार्ड उसके पास में रहा है, तो वो इसको खेल सकती है। पर अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो राम का कार्ड यहाँ इसलिए नहीं चलेगा कि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो दरअसल अपने समय में उसने राम लला को लेकर जिस तरह का काम किया और माता कौशल्या को लेकर और राम वनगमन पथ जो है उसको लेकर जिस तरह का काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो यहाँ जो राम जी हैं वो भाजपा के साथ होंगे या उनकी नैया पार लगाएंगे, ये कहना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जगाने का काम, प्रदेश के ठेठ ग्रामीण अंचलों में तीज त्यौहार परंपरा को महत्व देकर जो उन्होंने काम किया भूपेश बघेल ने, इसका जवाब शाह के पास नहीं है। शाह यहाँ जो रामायण को लेकर काम हो रहा है, राम के मंदिर को, कौशल्या मंदिर को, राम की मूर्ति को लगाने में, उसमें वो चुप रहते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ देश का कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ के तौर पे उभरा है। इसे भेजने के लिए किस चेहरे पे दांव लगाया जाए, इस पर सब पेशोपस में। भाजपा जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी कहती है कि मोदी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा, मगर यही सवाल राज्य में दोहराया जाए कि भूपेश बघेल के सामने भाजपा का कौन सा नेता है जिस पर के नाम पर चुनावी समर में पार्टी उतरेगी, तो जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। भाजपा यहाँ 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पे भरोसा नहीं जता पा रही है। इसकी कई वजह हो सकती है। मसलन पिछले चुनाव में जितनी बुरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को नकारा है, उसका डर अभी भी सता रहा है। फिर पार्टी को सत्ता से उभारने और कमज़ोर पड़ने से कई तरह की खेमेबाजी भी यहाँ हुई है। उसको कहीं बल ना मिले, इसका डर पुराने चेहरों के बीच युवा नेतृत्व को कैसे बैलेंस किया जाए, इसकी चुनौती भी जो है और इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। भाजपा फिलहाल आश्वस्त नहीं है। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले अमित शाह किस आधार पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती गिन रहे हैं, वो यहाँ की जनता को कितना समझा पाए ये कहना मुश्किल है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दम पर चुनाव जीतने का सपना पालना इस दौर में एक कुशल रणनीतिकार की निशानी तो नहीं हो सकती। आप यूपीए सरकार की खामी बताकर छत्तीसगढ़ में मैदान नहीं मार सकते। अब तो 2024 में शायद ही मतदाता 10 साल पुरानी सरकार के प्रदर्शन के आधार पर आपको वोट दे। आपने क्या किया इससे मतलब नहीं है। ऐसे में मंदिर, धर्म, जाति के आधार पर भावनाओं को भड़काकर अगर हम चुनाव मैदान में जीत के बारे में सोच रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को समझने में फिर चूक हो रही है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस खेमे से लगातार कही जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता इस तरह के प्रोपेगेंडा से हमेशा दूरी बनाकर रखती है। यहाँ की बड़ी आबादी को खेती किसानी से मतलब है। यहाँ किसने क्या किया ये काफ़ी मायने रखता है। 4 माह बाद यहाँ मतदान होना है। ऐसे में सियासी सितारों को जमीन पर उतार कर रणनीति बनानी होगी, नहीं तो छत्तीसगढ़ को समझने में चूक हो सकती है। बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक चुनाव के बाद एक बात और साफ हो गई है कि जरूरत से ज़्यादा केंद्र सरकार के कामकाज का विवरण और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर निर्भरता भाजपा के लिए कई मायने में उलट परिणाम देने वाली हो सकती है। अब लगातार चूंकि नेता आ रहे हैं केंद्रीय, तो बयानबाजी हो रही, तो दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही। भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियां गिना रही है। उसके संगठन में जो कुछ अंदरूनी बहस चल रही है उसको लेकर बात हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार को लेकर बात हो रही है। पर जिस तरह का छत्तीसगढ़ में ईडी और इनकम टैक्स की रेड की कार्रवाई हुई थी, वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा है कि ये कहीं पूर्वाग्रह से तो नहीं है, और वो जिस तेज़ी से हाइप पकड़ी थी वो कहीं ना कहीं अब डाइल्यूट हो रही है। दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि यहाँ राम मंदिर का मुद्दा उस तरह का नहीं गरमा सकता, क्योंकि यहाँ सरकार खुद ही राम लला और माँ कौशल्या की शरण में है। तो ऐसे में जब भूपेश बघेल लगातार रामायण मंडलियों के साथ,
रामचरितमानस पे कार्यक्रम कर रहे हों, 9 जगह पर वो रामलला की मूर्ति लगा रहे हों, राम वन गमन परिपथ के जरिए वो पूरा एक कॉरिडोर बना रहे हों, तो जब वो खुद ही राम के साथ हैं। दूसरा गाय, जैसा कि यहाँ पर अभी 3 दिन से विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन चल रहा है, उनकी राष्ट्रीय समिति की बैठक हो रही है, जिसमें जो मुख्य मुद्दा है कि वो अपने संगठन के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर वो धर्मांतरण, लौ जिहाद, गौ रक्षा, ये तमाम चीज़ों को लेकर भी उनका मंथन चल रहा है। इसी छत्तीसगढ़ में हो रहा है, पर छत्तीसगढ़ में ये मुद्दे वो भी जानते हैं कि इस तरह से नहीं गरमाएंगे, क्योंकि इसके पहले जब उनके सहमत विचार से सहमत रखने वाले कुछ नेता है, तो उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार की इस बात पे तारीफ की कि वो इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद का भी मंथन चल रहा है, केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो जानते हैं कि एक सेमीफाइनल जैसा है, ये 4 राज्य, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो, यहाँ पर उनको चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले अपनी जीत दर्ज करना है। ये जीत कैसे दर्ज होगी, और दिन पे दिन ये राजनीति में ये जो दावे हैं और हकीकत है ये और हमारे सामने आएंगी, और जनता सब तरह के दावे, सब तरह की हकीकत को सामने देख रही, क्योंकि जनता जो है उससे कुछ छुपा नहीं है, तो देख रही कि हो क्या रहा है। तो आने वाले समय में ये जो नेताओं का आगमन होगा वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, पर हम देखेंगे कि चुनाव के पहले चुनावी दावे और उसकी हकीकत क्या है, और जब चुनाव परिणाम आएगा तो वो कई मायने में इस बात को रेखांकित करेगा कि जनता ने किसकी बात सुनी, किसकी बात को अनसुना किया। ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।